हेलो दोस्तों, तो फाइनली हमारी वीडियो आ चुकी है बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग चैप्टर ए लिंक प्लैनेट पे। जैसा कि आपने इस वीडियो का थंबनेल देख ही लिया होगा, ये वीडियो भुवम बम टाइप बनने वाली है। मतलब कि इसमें 3 कैरेक्टर यूज हुए हैं, एक टीटू, एक बिट्टू और एक मामा। वीडियो अगर किसी भी पॉइंट पे अच्छी लगती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं वीडियो के एंड में। टीटू, आज टॉपिक क्या है? मामा, द एलिंग प्लेनेट। हाँ, ज्यादा शेक्सपियर बनने की जरूरत नहीं है, मेरे से पूछा था। नाराज हो गया। बेटा, हरित क्रांति से शुरू करते हैं। टीटू, हाँ, ग्रीन मूवमेंट कहते हैं हरित क्रांति। ज्यादा ना शेक्सपियर बनने की जरूरत नहीं है, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स साथ में गए थे दोनों। नाराज हो गया। ये चैप्टर एक आर्टिकल पर बेस्ड है जो 24 नवंबर 1994 में पब्लिश हुआ था इंडियन एक्सप्रेस में, और जो लिखा गया था नानी पालकीवाला द्वारा। तो इसमें मैक्सिमम बातें 1994 की ही की गई हैं। ग्रीन मूवमेंट को शुरू हुए आज पूरे 37 साल हो चुके हैं। यह उस समय के सबसे बड़े मूवमेंट्स में से एक था। वर्ष 1972 में इसकी शुरुआत हुई थी। यह आंदोलन ही है जिसकी वजह से चारों तरफ से समुद्र से घिरे देश न्यूजीलैंड में भी ग्रीन पार्टी की शुरुआत हुई। यह आंदोलन दिन ब दिन बढ़ता गया। इसमें इस पार्टी का बहुत बड़ा रोल था। इसके बाद दुनिया का जो है वो व्यू ही बदल गया। उनका व्यू मैकेनिस्टिक व्यू से हॉलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू पर शिफ्ट हो गया। मतलब कि लोगों को ये फील होने लगा कि उन्हें उनके वांट से ज़्यादा उनकी नीड पर फोकस करना चाहिए और नेचर के उतने ही रिसोर्सेज का यूज़ करना चाहिए जितना कि उनकी नीड्स है, ताकि वो रिसोर्सेज उनके आने वाली जनरेशन्स भी यूज़ कर सकें। कोपरनिकस नाम का एक व्यक्ति था जिसने 16वीं शताब्दी में यह बताया था कि अर्थ और बाकी प्लैनेट सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं और वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि हम हैं और हम उसका एक पार्ट है। जिस तरह से हम अपनी और अपनी हेल्थ की केयर करते हैं, उसी तरह हम इस अर्थ की भी केयर करनी चाहिए। जब अर्थ साफ सुथरी और हेल्दी रहेगी तभी उस पर रह रहे ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल सेफ रह सकेंगे। मामा, मैं 2 दिन से नहीं नहाया। बेटा, मुंह तोड़ दूंगा अब बोला तो। नाराज हो गए। हाँ, तो हमारा प्लेनेट एक पेशेंट बन चुका है जो दिन ब दिन बीमार होता जा रहा है। जिस तरह हमारे पुरखों ने हमें इतना अच्छा अर्थ दिया है, हमारा भी दायित्व बनता है कि हम अपनी आने वाली जनरेशन्स के लिए इसे प्रिजर्व रखें। प्रिजर्व मतलब? अबे संरक्षित संरक्षित। वर्ष था 1987 जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आया था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट और कुछ नहीं बल्कि वही है जो मैंने अभी आपको हिंदी में बताया। मामा, इसकी डेफिनेशन बताओ तो आसान लैंग्वेज में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर ऑन नीड्स। लोगों को एक बात पता है? नहीं। बेटा, दांत ना यहीं रह जाएंगे आज तेरे। जामिया में एक जगह है लुसाका करके, वहां पर एक बहुत फेमस जू है जिसकी केज पर यह नोटिस लिखा है, द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल। और इसमें इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? बेटा, अच्छा हुआ तू नहीं बोला, इस बार तो कुर्ता पक्का। उसकी इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस केज में कोई जानवर ही नहीं है बल्कि एक मिरर है। अब इसका मतलब तो तुम दोनों समझ ही गए होंगे कि वो डेंजरस एनिमल और कोई नहीं बल्कि हम खुद हैं। हाँ, हम इंसान हैं। साइंटिस्ट अब तक टोटली 1.4 मिलियन लिविंग स्पीसीज की खोज कर चुके हैं जिनके साथ हम लोग ये अर्थ शेयर कर रहे हैं, और वह हैं जिन्हें हमारे साइंटिस्ट खोज कर चुके हैं। ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि ये स्पीसीज जो है टोटल, उनका परसेंट एक्चुअल में बहुत ज़्यादा है।
एक एजेंसी है जिसका नाम कुछ ब्रांडेड कमीशन करके है। इसमें एक वर्कर काम करते थे, मिस्टर एल के झा, ये इंडिया से ही है। इनके द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की गई थी जिसमें लिखा था कि हम हमारे आने वाले जनरेशन्स के लिए बंजर जमीनें, अगली लैंडस्केप, रेगिस्तान और एक अनहेल्दी प्लेनेट छोड़ के जाने वाले हैं। बायोलॉजिकल सिस्टम अर्थ पर है, फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और क्रॉपलैंड। बायोलॉजिकल सिस्टम हमें ना सिर्फ फूड बल्कि रॉ मटेरियल भी देता है, पर हम लोग इनको इस तरह से काम में ले रहे हैं जैसे कि हम जानते ही नहीं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कितना इम्पोर्टेंट है। फिशरी इंडस्ट्री की तो कमर ही टूट चुकी है। रिवर्स, पॉन्ड्स और लेक दिन ब दिन पॉल्यूट होते जा रहे हैं और सूखते जा रहे हैं। फॉरेस्ट भी अब हम लोग अपने फायदे के लिए काटते जा रहे हैं। हम लोग मतलबी हैं। नहीं मामा, हम नहीं मामा। अरे टीटू, तेरे को तो बताना ही भूल गया, 2 रुपए का पान ले जी। अरे मामा, मैं तो मजाक कर रहा था, आप सीरियस हो गए। हमारे ग्रासलैंड्स भी सूखते जा रहे हैं और वो बंजर जमीन में बदलते जा रहे हैं। इतना ज्यादा पॉल्यूशन हो गया है कि क्रॉपलैंड्स भी डिटीरियोरेट होते जा रहे हैं। डिटर क्या मामा? पे भाई, खराब होते जा रहे हैं, खराब होते जा रहे हैं। अब जो फसल उगती है उसमें बहुत ही ज्यादा फर्टिलाइजर और केमिकल्स का यूज होता है। इस कारण से क्रॉपलैंड को बहुत हार्म हो रहा है। उन सभी वजहों से हमारे बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। लोग अभी से ही नहीं बल्कि 1994 से प्रोटीन कॉन्शियस हो गए हैं और ओवर फिशिंग करने लग गए हैं। भाई साहब, हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही है ना कि भाई लकड़ियाँ महंगी आती हैं। कंपैरिजन करें कि उनके पॉट के अंदर जो बन रहा है खाना है उससे। डॉक्टर मेयर्स, उनका यह मानना था कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पावर हाउस है इवोल्यूशन के। मतलब कि फॉरेस्ट में जितनी भी स्पीसीज रहती है उन्हीं का इवोल्यूशन होता है और वो बेटर स्पीसीज में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि ओवरऑल प्लेनेट के इवोल्यूशन में वाइटल रोल प्ले करती है। वाइटल मतलब इम्पोर्टेंट। मालूम था तेरे को नहीं आएगा साले। पर आज डिफॉरेस्टेशन बढ़ता जा रहा है और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कम होते जा रहे हैं। अगर इसी रेट से ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कम होते गए, हाँ, टीटू डंडा ला तो। अरे मामा मैं तो मजाक कर रहा था। कंटिन्यू मामा, 50 मिलियन एकड़ की रेट से ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कम होते जा रहे हैं। अगर इसको रोका ना गया तो एक दिन सारे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रेगिस्तान में तब्दील हो जाएंगे और फिर हालत खराब हो जाएगी। काऊ डंग को यूज करने का सबसे बड़ा कारण डिफॉरेस्टेशन ही है। हम इसको यूज करते हैं ताकि फर्टिलिटी मिले जमीन को और पेड़ पौधे अच्छे से ग्रो कर सकें। 1994 में वर्ल्ड बैंक ने यह तक कह दिया था कि अगर हम आज फॉरेस्ट प्लांटेशन को 5 गुना बढ़ाते हैं तब जाकर 2000 तक हम अपनी फायरवुड की नीड्स पूरी कर सकेंगे। और जेम्स स्मिथ, जो कि प्रेसिडेंट थे वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के, उनका मानना था कि हम हर सेकंड 1.5 एकड़ ऑफ फॉरेस्ट लैंड खो रहे हैं। हमारे भारत में भी आर्टिकल 48 है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि राज्य सरकार को फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को बचाना है ताकि इन्वायरमेंट बेहतर हो सके। ऐसा मानता कौन है आज के ज़माने में? कोई नहीं करता। सबको अपनी अपनी पड़ी है, सब पैसे कमाने में भी लगे हैं। एक रिपोर्ट में तो यह तक साफ साफ मेंशन है मामा कि इंडिया में हर साल 37 मिलियन ऑफ एकड़ फॉरेस्ट साफ होते जा रहे हैं। हाँ बेटे, बात सही है। यूएसए ने जब 3 साल तक अर्थ को सैटेलाइट से ऑब्जर्व किया तो यही बात पता चली कि हम अर्थ को हर तरीके से सिर्फ बर्बादी की ओर ले जा रहे हैं। हमारी अर्थ के बर्बाद होने में सबसे बड़ा रीजन है। मतलब कहना क्या चाहते हो मामा? अबे ओवर पॉपुलेशन, धरती पर बोझ है तू और तेरे जैसे बहुत। 1800 में जहाँ हमारी धरती की पॉपुलेशन 1 मिलियन थी
वहीं 1900 तक वो 2 मिलियन तक हो गई और 20th सेंचुरी के आने तक वो 3.7 बिलियन हो गई। हर 4 दिन में 1994 के हिसाब से 1 मिलियन आबादी बढ़ने लगी थी। वो कहते हैं ना, फर्टिलिटी फॉल्स एज इनकम राइज, एजुकेशन स्प्रेड्स एंड हेल्थ इम्प्रूव। मामा हिंदी हो जाती तो, अबे भाई ये कहाँ से आया ये। डेवलपमेंट सबसे अच्छा इलाज है हर चीज का, पर जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, डेवलपमेंट भी तो पॉसिबल नहीं है। अमीर अमीर होते जा रहे हैं और गरीब है, आप गरीब हो पर क्यों बताते हो। हाँ, अबे ओ कोहनी मार के दांत तोड़ दूंगा, मेरे को गरीब बोला तो। कल ही 50 के मोमो एक साथ खाकर आया हूं। मामा अकेले अकेले, मेरे को नहीं पूछा आपने। टॉपिक 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 कंटिन्यू, टॉपिक कंटिन्यू, चलो चलो। मामा बहुत चालू है टीटू। अमीर अमीर हो रहे हैं और गरीब गरीब हो रहे हैं, इसकी एक वजह यह भी है कि गरीब पॉपुलेशन तो बढ़ा देते हैं पर उनके पास पर्याप्त सोर्स नहीं है, या कह सकें कि सोर्स ऑफ इनकम नहीं है अपने बच्चों को पढ़ाने का, और ये साइकिल इसी तरह बढ़ती जाती है। 4 में इंडिया की पॉपुलेशन 920 मिलियन थी, जो कि अफ्रीका और साउथ अफ्रीका की पॉपुलेशन मिलाकर भी नहीं थी। आज पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं की गई तो आने वाले वक्त पर लोग भूखमरी से मर जाएंगे। समय आ चुका है कि वक्त रहते संभल जाया जाए और राइट एक्शन लिए जाए, नहीं तो बाद में हालत खराब होने वाली है। इंडस्ट्रीज ही सबसे ज्यादा रॉ मटेरियल का यूज करते हैं। एक कंपनी थी DU पॉइंट करके, जिनके चेयरमैन मिस्टर एडगर ने, इन्होंने सिर्फ कंपनी का ही नहीं बल्कि इन्वायरमेंट का भी बहुत ख्याल रखा था। इन्होंने इतना ही रॉ मटेरियल काम में लिया जितना इनको जरूरत थी। नानी पालकीवाला, जिनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है, उन्होंने भी इस बिजनेसमैन की बहुत तारीफ की थी और ये कहा था कि काश दुनिया के सारे बिजनेसमैन इनकी तरह हो जाते। मार्गरेट थैचर ने बहुत ही अच्छे वर्ड्स का यूज करते हुए यह तक बोला था, नो जनरेशन हैज फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ, ऑल वी हैव अ लेफ्ट एन एनसी विद अ फुल रिपेलिंग लीज। मामा हिंदी में हो जाता, मजा आ जाता। एक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स किया था ना गर्मियों की छुट्टियों में, तू बेटा पैसे सूद समेत वापस चाहिए तुझसे मुझे। कल ही बात करता हूँ मूलचंद जी से। मूलचंद व्यापारी, अरे वाह मामा, मूलचंद चाय वाला। हाँ मामा मजाक कर रहा था यार, मैं तो सॉरी आता है, मेरे को आता है, मत बताओ। अब सुन ले, मतलब यह है कि धरती पर हम सभी मालिक नहीं बल्कि किराएदार हैं, और अर्थ ने हमें जो एनवायरनमेंट दिया है वो किराए पर दिया है, और हमारा फर्ज बनता है कि हम इसे छोड़कर जाने से पहले इसे पहले जैसा बनाकर जाएं, इसे बिना कोई नुकसान करे इसे छोड़कर जाएं। मिस्टर लिस्टर ब्राउन ने भी बहुत सही शब्दों का काम में लेते हुए कहा है, वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोरफादर्स, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। इसका मतलब यह है कि यह हमें, जो ये धरती है, ये हमें हमारे पूर्वजों से नहीं मिली बल्कि हमारे चिल्ड्रन से मिली है, हमारी आने वाली जनरेशन से मिली है, जिनको हमें लौटाना है। तो ये वीडियो ख़त्म होती है। वीडियो बहुत ही अच्छी थी, इसको बनाने में 20 से भी ज़्यादा घंटे लगे थे। ये चैप्टर बहुत बोरिंग था पर आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग वे में पेश किया है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और नोट्स चाहिए हो कुछ ही दिनों में इस चैप्टर के नोट्स भी आ जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाएं अभी चेक करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब दिस चैनल प्लीज़।